नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। आज मैं बात करने वाला हूं बजट पे। बजट गवर्नमेंट का एक ऐसा आर्थिक दस्तावेज है जो न सिर्फ देश के निवेशकों पे उत्पादकों के ऊपर प्रभाव डालता है, बल्कि इसका बहुत हद तक प्रभाव आम लोगों से है। तो इस दस्तावेज को बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा। इसमें निहित राजकोषीय नीति बहुत हद तक देश की दिशा को, उसके गति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि जो बजट है उसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है। आज उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे हम करेंगे बात। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले बजट डॉक्यूमेंट में आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। दूसरा है डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट के लिए अनुदान। फिर है फाइनेंस बिल, स्टेटमेंट मैंडेट अंडर एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत। इसमें दस्तावेज आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। एक्सपेंडिचर बजट भी आता है, व्यय बजट भी आता है, रिसीट्स बजट भी आता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल आता है और बजट एट ए ग्लांस। मतलब जो बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो कई भागों से मिलकर बना होता है। जब पार्लियामेंट में वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करेंगे तो इसमें इतनी सारी चीजों को हम सुनेंगे, इतनी सारी चीजों को देखेंगे, बट हम बहुत हद तक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। यहां पे आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय वार्षिक विवरण शब्द का प्रयोग बजट के रूप में हम लोग करते हैं। तो बजट को बहुत हद तक हम पहले स्टेटमेंट तक देखते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिएगा कि बजट डॉक्यूमेंट में सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आमतौर पे बजट कहते हैं, जो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, सिर्फ यही नहीं है। इसके अतिरिक्त डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट के लिए अनुदान भी है, जो कि भारत के संविधान के 113 अनुच्छेद में जिसका वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसके ही साथ साथ इसमें फाइनेंस बिल भी है, वित्त बिल भी है, वित्त विधेयक भी है, जिसमें जो है आर्टिकल 110A के अंतर्गत, जिसमें आप फाइनेंस बिल और मनी बिल के विषय में बात करते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में आप लोग पॉलिटी में जरूर पढ़े होंगे। 108 के लिए 110 में अंतर्गत आता है। और साथ साथ जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2013 में, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट 2003, इसमें दो चीजों को क्लियर कर दिया गया। उसका जो है कि दो चीजों को और भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। एक है समष्टि आर्थिक परिदृश्य स्टेटमेंट और साथ साथ है मध्यमकालीन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, क्या रणनीति है, इस पे भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। फिर एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट्स बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल और बजट एट ए ग्लांस है। जो पहला, दूसरा और तीसरा है, ये तीनों ही जो दस्तावेज हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट और फाइनेंस बिल, ये तीनों हमारे संविधान के अंतर्गत हैं। इन तीनों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। मैंने कहा 112 अनुच्छेद के अंतर्गत, डिमांड फॉर ग्रांट 113 अनुच्छेद के अंतर्गत, फाइनेंस बिल आर्टिकल 110A के अंतर्गत। जो ये स्टेटमेंट अंडर एफआरबीएम एक्ट है, ये एफआरबीएम एक्ट के तहत मैंडेटरी है। एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत ये मैंडेटरी है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इकोनॉमी में प्रस्तुत करना पड़ेगा, संसद में प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट इसमें ग्रोथ को एसेस करती है, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के ऊपर बात करती है। इसमें गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से, इसमें गवर्नमेंट को अपने एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, फिस्कल बैलेंस के बारे में दिखाना होता है। इसमें यह दिखाना होता है कि जो समष्टि आर्थिक प्राचार है, जो स्टेटमेंट है, उसमें किस तरह का परिवेश है। बेसिकली हमारा ग्रोथ जो है उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या है, जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, एक्सटर्नल सेक्टर कितना हमारा बैलेंस है, हमारा जो है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट क्या है, हमारा बजट कितना बैलेंस है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी बनाया गया। साथ ही जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है, इसमें 6 प्राचारों के बारे में 3 साल का टारगेट डिसाइड किया जाता है। खुद ध्यान से समझिएगा
कि जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी है, इसमें गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी पे बात करनी होती है। इसमें 6 तरह के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 3 साल के रोलिंग टारगेट को आपको दिखाना पड़ता है। इसमें क्या क्या प्राचाल हैं जिसके रोलिंग टारगेट को गवर्नमेंट दिखाती है अपने बजट डॉक्यूमेंट में। एक तो आप बहुत सुने होंगे फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा के बारे में बात करती है, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करती है, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में इसमें बात करती है, टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में अपना टारगेट दिखाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसके बारे में 3 साल का रोड मैप और टारगेट क्या होंगे इस पे बात करती है। मतलब कुल मिला जुला के जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, इसमें 6 तरह के इकोनॉमिक प्रचार, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर से हमको कितना कुछ मिलेगा, और कर के अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को मिलती है, जैसे ब्याज मिलता है, लोक उद्यमों से लाभ मिलता है, ड्यूटी मिलता है, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो कर के अतिरिक्त गवर्नमेंट को मिलती है। उसका क्या आपका 3 साल का टारगेट है वो दिखाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है उसके बारे में होता है। तो दोस्तों ये जो ABCD है ये किसी ना किसी तरीके से मैंडेटरी है, चाहे संविधान के द्वारा हो चाहे FRBM एक्ट के तहत। जबकि जो नीचे वाले 4 हैं, एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट्स एक्सपेंडिचर प्रोफाइल और बजट एट ए ग्लांस, एक्चुअली ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। ये ऐसे वेरिएबल हैं जो बेसिकली इन्हीं को डिफाइन करते हैं। आपको सहजता से समझ में आ जाए तो ये उसी को आगे बढ़ाते हैं ताकि एक नॉर्मल व्यक्ति अच्छे से इस बजट को समझ सके। तो इसे आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो हम अपने को केंद्रित करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आर्टिकल 112 के अंतर्गत जिसका संवैधानिक व्यवस्था है कि गवर्नमेंट प्रत्येक वर्ष अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रखे। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज आपको तो नो डाउट जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे तो आप उस बजट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम आपको सिखाते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे संविधान के 112 के अंतर्गत अनिवार्य बनाया गया है, और साथ ही साथ इसके लिए नॉर्मली हम बजट शब्द इसी के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों इन तमाम चीजों के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन आइए हम सिखाते हैं आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नॉर्मली जिसे हम बजट कहते हैं वो क्या है और ये किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आता है। इसको हम एक डायग्राम से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने कहा इसके लिए नॉर्मली हम शब्द बजट यूज करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो शब्द यूज होता है सामान्य रूप से, उसके लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम बजट कहते हैं। पहले आप सीखिए कि बजट क्या है, उसके बाद इसके हम क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए ये बहुत ही कॉमन शब्द है। आप कई बार मम्मी के मुंह से सुनते हैं कि इस महीने का बजट खराब है। जब अपने दोस्त से आप कहते हैं कि चलो मुझे कुछ खिलाओ, तो मुझे चलो आज बर्गर खिला दो, तो बोलता है मेरा बजट गड़बड़ है। जब ये शब्द आपके सामने आ जाता है कि बजट खराब चल रहा है, बजट गड़बड़ है, तो इसका मतलब आप क्या निकालते हैं? इसका सीधा सा मतलब होता है कि उसके पास उतने पैसे नहीं है जितने की जरूरत है। कुल मिलाजुला के बजट हमेशा 2 पक्ष में होंगे। बजट का एक पक्ष रिसीट से संबंधित होगा और बजट का दूसरा जो भाग होगा वो व्ययों से संबंधित होगा। बजट कभी भी एकाकी नहीं है। बजट में हमेशा 2 चीजें होंगी। एक तो किन किन सोर्सेस से हमको रिसीट्स प्राप्त होगा, डिफरेंट टाइप के हमारे पास रेवेन्यू के आय के स्रोत क्या है। एक प्राप्तियों से संबंधित इसका भाग होगा और दूसरा व्ययों से संबंधित इसका भाग होगा। मतलब बजट हमेशा 2 चीजों से मिलकर बना है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। बजट में एक तो ये चीज होता है कि क्या क्या चीजें प्राप्त होगी और दूसरी चीज होती है क्या क्या चीजों को हम खर्च करने वाले हैं। इन 2 चीजों से मिलकर हमेशा बजट होता है। जब मम्मी कहती है बजट खराब चल रहा है, इसका मतलब समझिए कि मम्मी के पास जो इनकम के सोर्सेज हैं उससे ज्यादा उसको इस महीने में खर्च है। जब आपका दोस्त बोलता है कि बजट ठीक नहीं है, इसका मतलब जितने पैसे हैं उसके पास उससे ज्यादा आप खर्च की बात कर रहे हो। तो बजट हमेशा दोस्तों रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है। इसमें 1-2 चीजें आपको समझने वाली है। सबसे पहली बात कि जो बजट होता है वो गवर्नमेंट के रिसीट्स कहां कहां से रिसीट्स
रिसोर्सेज प्राप्त होंगे और गवर्नमेंट कहां कहां पे खर्च करेगी, इसका एक अनुमान है। बजट एक अनुमान है गवर्नमेंट के रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर का। तो दोस्तों आइए हम बात कर लें बजट में कि ये किस तरीके का अनुमान है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने कहा कि बजट में दो चीजें होती हैं। एक बजट में चीजें होती हैं रिसीट्स, मतलब प्राप्तियां, गवर्नमेंट को कहां कहां से सोर्सेज प्राप्त होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्राप्तियां। इंग्लिश में इसी के लिए शब्द रिसीट शब्द का यूज करते हैं, RECEIPT, रिसीट्स। और दूसरा है व्यय, मतलब खर्च, और इसके लिए शब्द हम यूज करते हैं एक्सपेंडिचर। मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो उसमें दो चीजें आएंगी, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप की रिसीट्स कहां कहां से प्राप्त होती है और गवर्नमेंट इसे कहां कहां यूटिलाइज करेगी, कहां कहां से खर्च करेगी। अब आपको बताऊं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही यहां पे रिसीट्स को दो भागों में बांटा जाता है। दो तरह से गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है। नॉर्मली आप सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि दो तरह से सरकार को राजस्व या फिर पैसा या फिर प्राप्तियां होती है। एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। इसको हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। दो तरह से पैसा, दो तरह से संसाधन सरकार प्राप्त करती है। ओके, दो तरह से। इसी तरह जो खर्च भी होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक को हम कहेंगे राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। खूब ध्यान से समझिए। देखिए मैंने कहा कि बजट जो है प्राप्तियों और खर्चों का विवरण है सरकार के, लेकिन ये प्राप्तियां और खर्चे दो तरह के होते हैं। एक जो प्राप्तियां हैं, एक पैसा आता है राजस्व प्राप्तियों से और दूसरा आता है पूंजीगत प्राप्तियों से। एक जो खर्चा है वो राजस्व व्यय है और दूसरा जो खर्चा है वो पूंजीगत व्यय है। थोड़ा सा इन चारों के बारे में एक आसान सा एग्जांपल से हम समझाएं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि ये चीजें क्या है। पहला चीज, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की मैं बात कर लूं, मेरी आप बात समझिए। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं हूं और मैं अपना बजट आपको बता रहा हूं। मेरा बजट क्या होगा, मुझे भी दो तरह से पैसे प्राप्त हो सकते हैं। एक पैसा, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही है, तो जो मुझे सैलरी मिलेगी उसे जैसे चाहूं वैसे मैं खर्च कर सकता हूं। किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। जिस तरीके से चाहूंगा उस तरीके से मैं खर्च कर सकता हूं। चाहे मैं उसे डोनेट कर दूं, चाहे मैं उसे पूरा पूरा सेव कर लूं, या फिर मैकडी में जाके रोज मैं वहां पे पिज्जा खाऊं और बर्गर खाऊं, ये मेरे ऊपर है। इसी तरह से कुछ अन्य भी चीजें हैं जो मेरे ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं करती है, उत्तरदायित्व का सृजन नहीं करती है, और जैसे चाहे वैसे मैं खर्च कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने घर को किराए पे उठा दिया है और मुझे रेंट मिलता है, या मैंने पैसे को एफडी में रखा है और मुझे ब्याज मिलता है। ये तमाम तरह के ऐसे रेवेन्यू है जो मेरे ऊपर किसी तरह का उत्तरदायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लायबिलिटी का क्रिएशन नहीं करते हैं, और ना ही इसका कोई प्री डिटरमाइंड यूज होता है। मैं जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता हूं। इसी तरह देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट्स होता है। ये ऐसा होता है जो गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे लेगी और जैसे चाहे वैसे खर्च करेगी। गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं हुआ। तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं गवर्नमेंट की, उसमें पहला चीज तो आता है दोस्तों कर। पहला आता है कर, टैक्स। जितने भी टैक्स हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं। गवर्नमेंट की एक तरह से समझिए इनकम है, आमदनी है। गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है। गवर्नमेंट को किसी तरह की इसमें लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी। और दूसरा चीज इसमें होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर आय। इसको कहते हैं हम गैर कर, गैर कर आय। गैर कर आय क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि मुझे किराया मिलता है, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कई तरह की रिसीट्स हो सकती हैं जो कि टैक्स नहीं है बट गवर्नमेंट की आमदनी है। जैसे
जैसे मान लीजिए कि बीएसएनएल ने सरकार को पैसा कमा के दे दिया, रेलवे से प्रॉफिट हो गए गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान जो है पेट्रोलियम से फायदा हो गया। तो अगर गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से फायदा हो जाए, या गवर्नमेंट ने जो दुनिया में लोन बांटा है उससे ब्याज मिल जाए, तो ये गवर्नमेंट की कर नहीं है बट गवर्नमेंट की इनकम। तो दोस्तों दो तरह की प्राप्तियां हैं, कर और गैर कर। कर में भी कई तरह के कर आता है, आपने सुना होगा। इसमें भी प्रत्यक्ष कर आता है और परोक्ष कर आता है, दो तरह के करों की बात की जाती है। इसमें भी अगर हम बांट लें तो दो तरह के कर आ जाएंगे आपके। कौन कौन से कर आएंगे? एक को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, एक को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और दूसरे को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपने सुना ही होगा कि जो है पर्सनल इनकम टैक्स, आयकर, आयकर के अतिरिक्त आप जानते हैं निगम कर, निगम कर, ब्याज कर, ओके। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में आप जानते हैं जीएसटी, पहले सर्विस टैक्स होता था, फिर कस्टम ड्यूटी। तो कुल मिला के एक तो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स की सोर्सेज है वो कर है, और दूसरा नॉन टैक्स है। नॉन टैक्स में जैसे बताया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से प्रॉफिट हो गई, गवर्नमेंट ने पैसा दिया उसको ब्याज मिल गया, ओके ना। तो इस तरह की चीजें जो है गवर्नमेंट की नॉन रिसीट्स है। तो आपको पहला रिसीट समझ में आ गया, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां। ये गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी का सृजन नहीं करे, और जितना ज्यादा गवर्नमेंट कलेक्ट करे उतना ही अच्छा है। दूसरा है कैपिटल रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि मुझे एक घर खरीदना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बैंक से उधार ले लेता हूं। ऐसे ही सरकार भी उधार ले लेती है, जिसको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अगर मैं उधार लेता हूं तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी जनरेट करेगा, मुझे वापस करना पड़ेगा, मुझे ब्याज देना पड़ेगा, मुझे मूलधन वापस करना पड़ेगा, इससे लायबिलिटी जनरेट होगी। तो जो कैपिटल रिसीट्स होती है उससे हमारे ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। या फिर कहिए कि मेरा एक जमीन है कहीं पे लखीमपुर खीरी में, मैंने उसे बेच दिया और मुझे पैसे प्राप्त हो गए, तो चाहे मेरे असेट्स को घटोत्तरी हो जाए या मुझे कहीं से बारोइंग करनी पड़े, ये मेरी कैपिटल रिसीट्स होगी। देखिए दोनों में काफी अंतर है, पैसे यहां भी सरकार पाएगी, पैसे यहां भी सरकार पाएगी, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? यहां गवर्नमेंट किसी तरह की बारोइंग नहीं कर रही है, ना ही अपने असेट्स में किसी तरह की कमी कर रही है। लेकिन यहां आप देखेंगे कैपिटल रिसीट्स में सरकार बारोइंग करेगी, चाहे देश के अंदर से बारोइंग कर ले, चाहे देश के बाहर से बारोइंग कर ले, चाहे गवर्नमेंट मार्केट से जाए ट्रेजरी बिल बेच के पैसा उठा ले, या गवर्नमेंट जो है बॉन्ड से पैसा निकाल ले, या गवर्नमेंट जीपीएफ पीपीएफ के माध्यम से पैसा ले ले, या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, अपने किसी लोक उद्यम को बेच दे। जैसे कि आपने हमेशा सुना है कि सरकार विनिवेश की नीति अपनाती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट जो है सेल कर सकती है, बेच सकती है, कुछ शेयर को घटा सकती है, तो एसेट्स में कमी। तो यहां पे दोस्तों जो कैपिटल रिसीट्स है, इसमें गवर्नमेंट के या तो संपत्तियों में गिरावट आएगी, इससे या तो संपत्तियों में गिरावट आएगी, संपत्ति में कमी होगी, संपत्तियों में कमी होगी, या फिर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उधार लेगी। ये दोनों चीजें कैपिटल रिसीट्स की पार्ट हो जाएंगी। इसी तरह देखिए यहां पे गवर्नमेंट के खर्च भी दोस्तों दो तरह के हैं। जैसे हमारे भी खर्च देखिए दो तरह से हैं। एक खर्च हम क्या करते हैं, अपने फैमिली को रन करने के लिए खर्च करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, दूध का बिल भरते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, फीस देते हैं। और एक तरह का खर्च इससे घर का खर्च है, ये जो रनिंग नेचर का है, कंजम्पटिव नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है, ये खर्च है रेवेन्यू टाइप का, जिससे हमारा घर चले। ऐसे ही कुछ खर्च सरकार के रिकरिंग नेचर के, कंजम्पटिव नेचर के होते हैं, जो गवर्नमेंट की इफिशियंसी है उसको सिर्फ रख रखाव करती है, जो क्षमता निर्माण गवर्नमेंट ने अब तक किया है उसको सिर्फ मेंटेन करेगी। जैसे ब्याज देगी। जब मैंने यहां कहा कि आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन मांगा, देश के अंतर्गत से लोन मांगा, तो अब इस ब्याज को आपको पे करना पड़ेगा। अगर यहां पे आपने उधार लिया है तो यहां आपको पे करना पड़ेगा। तो राजस्व व्यय में क्या गवर्नमेंट करेगी? ब्याज देगी, जो लोन दिया है उस पर ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। सबसे बड़ा खर्च जो आज तक लोन लिया गया है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने लिया, चाहे इंदिरा गांधी ने लिया, चाहे नरसिम्हा राव ने लिया, चाहे मोदी ने लिया, जितने लोगों ने लिया उसको आपको ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें क्या करेगा, पेंशन और सैलरी पे खर्च होगी। आपके पेंशन एंड सैलरी के ऊपर खर्च आपको रिकरिंग नेचर का है, हर महीने गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सब्सिडी पे गवर्नमेंट खर्च कर ले, चाहे गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर ले, चाहे गवर्नमेंट इसे पुलिस पे खर्च कर ले, चाहे गवर्नमेंट इसे डिफेंस पे खर्च कर ले। ये सारे खर्चे जो है राजस्व है, जो आपकी क्षमता बन चुकी है उसी को रख रखाव, इससे सिर्फ आपको मेंटेनेंस करना है, इसको आपको मेंटेन करना है। दूसरा फिर
कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में नया क्षमता निर्माण होगा, इसमें निवेश होगा, इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ये बहुत इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या किया जाए, नया निवेश किया जाए। अब नया निवेश किस में होगा, या तो आधारभूत संरचना में हो सकता है, आधारभूत संरचना में निवेश हो सकता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, या फिर दूसरा लोक उद्यम, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पे खर्च करिए, लोक उद्यम बनाइए, रेलवे लगा लीजिए, मेट्रो का काम करिए, या फिर जो है क्या करिए, आप बुलेट ट्रेन चलवा लीजिए, चाहे नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बनवा लीजिए। तो कुल मिला जुला के इसमें इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली हमारा क्षमता विस्तार होता है, इससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिव हो जाती है, इससे इनकम जनरेशन पावर बढ़ जाती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसमें हम क्या करते हैं, आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं, हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लोक उद्यमों की बात करते हैं इसमें, या फिर इसमें जो हमने लोन डिसबर्स करना है, लोन बांटेंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, या जो पहले से लिया गया लोन है अगर उसकी वापसी करेंगे तो इसमें लोन वापसी भी आ जाएगी कि लोन हमने लिया और लोन वापस कर रहे हैं, ये भी इसी का पार्ट होगा, या फिर नया लोन दे रहे हैं, नया लोन दे रहे हैं, वो भी इसी का पार्ट होगा। देखिए, तो खूब ध्यान से आप समझिए दोस्तों कि जो हमारा बजट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसे 1 फरवरी को वित्त मंत्री पार्लियामेंट में रखेंगे, उस बजट में 2 चीजें होंगी। एक तो उनको प्राप्तियां कहां कहां से होगी, और मैंने कहा कि ये प्राप्तियां 2 तरह से होंगी, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट। एक उनको राजस्व प्राप्ति होगी और दूसरा पूंजी तरह की प्राप्ति होगी। राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होगी जो गवर्नमेंट लेगी और किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी। पूंजी प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होगी जब गवर्नमेंट इसे लेगी तो उधार के रूप में लेगी तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, या फिर संपत्तियों में कमी के माध्यम से होगी। दूसरा जो खर्च है वो एक इकोनॉमी को मेंटेन करने वाली है, जो क्षमता निर्माण हो चुका है उसका रखरखाव है, मेंटेनेंस पे खर्च है। उसमें हम ब्याज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सब्सिडी पे खर्च कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर रहे हैं, ओके ना, डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्षमता निर्माण कर रहे हैं, हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम इसमें नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसमें बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हम इसमें एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उसमें मेगा पावर प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे हैं, इसमें हम यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नया लगा रहे हैं, या फिर लोन को वापस कर रहे हैं, जो लोन मैंने लिया था उसे वापस, ये भी तो खर्च होगा ना। अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट ने लोन लिया और आप लोन वापस कर रहे हो तो ये भी खर्च होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर नया लोन दे रहे हैं, अगर आपसे मंगोलिया लोन मांगता है और आप मंगोलिया को लोन देते तो इसमें आता है। तो दोस्तों जो कुल मिला जुला के सरल शब्दों में जो बजट है वो गवर्नमेंट के खर्चों का और प्राप्तियों का विवरण है। और बेसिकली चूंकि बजट आने वाले वित्तीय वर्ष का होता है इसलिए बजट को हम अनुमान कहते हैं कि आने वाले वर्ष का ये जो बजट होता है वो अनुमान होता है कि ये क्या रिसीट्स होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं 2019-20 के बजट की थोड़ी सी बात आपको यहां बताऊं तो बहुत आप क्लियर समझ जाएंगे कि सिचुएशन है क्या। देखिए, जो रेवेन्यू पे खर्चा हुआ 2019-20 के बजट में, क्योंकि ये बजट अभी आया नहीं है तो इस पे हम जब आएगा तो बात करेंगे। पहले आप देखिए, जो 19-20 में जो खर्च हुआ था वो 19.6 लाख करोड़, ये खर्च, सॉरी, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स प्राप्त हुई थी वो था 19.6 लाख करोड़ का। 19.6 लाख करोड़ कहां से आए थे गवर्नमेंट को? टैक्स रेवेन्यू से मिले थे या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिले थे। 19.6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्ति आई थी, और गवर्नमेंट ने 8.2 लाख करोड़, 8.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट को मिला कैपिटल रिसीट से, या तो संपत्ति में कमी के माध्यम से मिला या फिर हम लोगों ने उधार लिया। तो दोस्तों 19.6 लाख करोड़ गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स रही, और जो कैपिटल रिसीट रही वो 8.2 लाख करोड़ है। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो कुल ये 27.8 लाख करोड़ था, 27.8 लाख करोड़, ये लाख करोड़। इसका मतलब जो गवर्नमेंट का रिसीट्स था, चाहे वो रेवेन्यू के माध्यम से आया चाहे वो पूंजीगत उधारी के माध्यम से आया, वो 27.8 लाख करोड़ था। इसका मतलब खर्च भी यही होगा, पक्का है, इससे ज्यादा खर्च तो कर नहीं सकते हैं। तो 27.8 लाख करोड़ का खर्चा भी हुआ। लेकिन जो राजस्व खर्चा हुआ दोस्तों वो था 24.5 लाख करोड़, 24.5 लाख करोड़, और जो पूंजीगत खर्चा था वो था 3.3 लाख करोड़, 3.3 लाख करोड़। अब ध्यान से समझिए यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं,
देखिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स करों से और गैर कर से 19.6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, और जो उधार के माध्यम से या संपत्तियों के कमी के माध्यम से जो पैसा मिलता है वो 8.2 लाख करोड़, कुल मिलाकर 27.8 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का बजट रहा। ये 27.8 लाख करोड़ जब गवर्नमेंट खर्चती है तो दो तरह खर्च करती है, एक तो राजस्व पे जिससे मेंटेन करे अपने क्षमता को, और दूसरा नया क्षमता विस्तार में। तो 24.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट जो है क्षमता के रखरखाव के लिए खर्च करती है, और नए क्षमता निर्माण के लिए निवेश पे 3.3 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च करती है। दोस्तों, यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो आपको समझने वाली बात है, वो ये है कि हमेशा चाहिए सरकार को कि रेवेन्यू रिसीट्स जो प्राप्त हुआ है उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कर ले। सरल शब्दों में, अगर मेरी सैलरी 70,000 है तो मैं 70,000 में अपने घरेलू खर्चे को निपटा लूं। उसमें बिजली का बिल, दूध का बिल, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़े जूते के खर्च जो रिकरिंग कंजम्पटिव नेचर का है कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। देखिए, 19.6 लाख करोड़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन जो यही खर्च यहां पे होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो 24.5 लाख करोड़ है। मतलब कहीं ना कहीं 5 लाख करोड़ रुपए आप एक्सेस खर्च कर रहे हैं। मतलब हुआ, समझिए सरल शब्दों में, कि मेरी सैलरी 70,000 है और मैं 1 लाख रुपए महीने खर्च कर रहा हूं कंजम्पटिव नेचर पे। मैं 1 लाख रुपए महीने खर्च कर रहा हूं दूध के बिल पे, कपड़े के बिल पे, एसी के बिल पे। ओके ना, ये गलत है। इसका मतलब आपका जो ये बजट है, रेवेन्यू बजट, वो डेफिसिट में, और ये डेफिसिट जो है जीडीपी का 2.2 कहिए, ये बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपया का रेवेन्यू डेफिसिट जो दिखा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब दूसरा यहां पे देखिए, आपने जो संपत्तियों में कमी या उधार के माध्यम से पैसा ली 8.2 लाख करोड़, एक्चुअली इस पैसे से आपको आधारभूत संरचना का निर्माण करना चाहिए, मतलब क्षमता का विस्तार करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट पूंजीगत प्राप्त कर रही है 8.2 लाख रुपए, और सिर्फ 3.3 लाख करोड़ ही क्षमता निर्माण पे खर्च कर रही है, निवेश कर रही है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि मुझे एक घर खरीदना है और घर की कीमत है 50 लाख रुपए। मैंने क्या किया, उस घर को खरीदने के लिए लोन लिया बैंक से, और मैंने लिया 60 लाख रुपए। 50 लाख का घर था, मैंने लोन कितना लिया, 60 लाख रुपए। अब मैं क्या करता हूं, 50 लाख का घर खरीदता हूं और बाकी बचा जो 10 लाख है ना, उससे मैं अपना घरेलू खर्च चलाता हूं। दिस इज सो वर्स, ये बहुत खराब है। आपका जो रेवेन्यू बजट है वो डेफिसिट में है, कैपिटल बजट जो है सरप्लस में है, और इस तरीके से दोनों बजट मिलके बैलेंस हो जा रहे हैं। मतलब जितनी हमारी आमदनी है उतना ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन उल्टे सिचुएशन से खर्च कर रहे हैं। हमारा होना क्या चाहिए, रेवेन्यू बजट मान लीजिए अगर सरप्लस में होता और कैपिटल बजट डेफिसिट में होता, इसका मतलब मैं 70,000 रुपए सैलरी पाता, 50,000 में अपने खर्चे को निपटाता, और 20,000 रुपए बचा के उससे मैं क्षमता निर्माण करता। मेरा कैपिटल क्या, जितना मैं उधार लेता, मुझे घर खरीदना था 50 लाख का, मैं 40 लाख का उधार लेता और 10 लाख रुपए अपने पास से रेवेन्यू वाला बचा के अगर मैं उसे खर्च करता, तो मेरा कैपिटल बजट क्या हो जाता, डेफिसिट में हो जाता, रेवेन्यू बजट सरप्लस में। ये बहुत अच्छा होता। अब भारत में क्या हो रहा है, राजस्व घाटा है और साथ ही साथ पूंजीगत सरप्लस है। पूंजीगत क्या है, ये घाटा है, और पूंजीगत जो है क्या है, हमारा सरप्लस है, मतलब अधिशेष है। इसका मतलब यहां पे हम लगभग 4 लाख करोड़ का घाटा कर रहे हैं, और प्लस यहां 4 लाख करोड़ ज्यादा रुपया लोन लेके इसको हम अपना बैलेंस बजट को बैलेंस कर रहे हैं। ये गलत है। एक्चुअली जो है राजस्व घाटा जो 4 लाख करोड़ का है, गवर्नमेंट उसे उधार लेके कर रही है। मतलब गवर्नमेंट उधार मांग के, देश के अंदर से, देश के बाहर से उधार मांग के अपने घरेलू खर्च को चला रही है। पेंशन दे रही है, ब्याज दे रही है, सब्सिडी दे रही है, पुलिस पे खर्च कर रही है, डिफेंस पे खर्च कर रही है। ये गलत है। तो दोस्तों, आज मैंने बजट के थोड़ी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे आपसे बात की। मैं आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर कट करूंगा कि हर तरह के डेफिसिट क्या होंगे और बजट में क्या क्या चीजें और भी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।